इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम किसान की बात में। एक और अंक के साथ ढेर सारी जानकारियां लेकर आपके साथ हूं। आज मैं कोमल भारती और मैं निरंकार। करिए स्वीकार हमारी ओर से नमस्कार। कोमल, हम जानते हैं कि खेती किसानी की जब बात होती है तो दिमाग में आता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, श्रम बहुत ज़्यादा लगता है जी। लेकिन अब हम देखते हैं कि जो कृषि यंत्र हैं उनके आने से जो काम दिनों में होते थे वो घंटों में और घंटों के काम मिनटों में निपटने लगे हैं। आसान हो गया है कृषि का कार्य। लेकिन ये कृषि यंत्र अगर ठीक ठाक रहें तभी हम इनसे पूरा लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल, ये हमारे किसानों के जो हैं वो सच्चे साथी हैं। खेतों में उनका हाथ बटाते हैं, उनके श्रम को कम करते हैं, उनके उत्पादन को बढ़ाते हैं, लागत में कमी लाते हैं, कार्यकुशलता को बढ़ाते हैं। तो इनको भी एक अच्छे रखरखाव की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। और जैसे कि अब मौसम बारिश का चल रहा है तो ऐसे में ज्यादातर कृषि यंत्र जो है वो अभी भंडारण उनका किया हुआ है, उनको रखरखाव के लिए रखा है कि वो खराब ना हो, ताकि वो जब इस्तेमाल किए जाएंगे उनका हम ठीक से उपयोग में ले सके उनको। और इसके लिए आज हम ने जो विषय रखा है वो है कि कृषि यंत्रों का रखरखाव, इसके बारे और उनकी सुरक्षा, इस बारे में हम जानकारी लेंगे। इसके लिए विशेषज्ञ जो हमने आमंत्रित किए हैं वो हैं डॉक्टर राउफ अहमद परेजी, वैज्ञानिक हैं, कृषि अभियांत्रिकी संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब से हम बातचीत तो जारी रखेंगे कोमल, लेकिन जो हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं उनके मन में भी कुछ सवाल आएंगे तो वो भी सीधे डॉक्टर साहब से अपना सवाल पूछ सकते हैं और उसके लिए हमारे टेलीफोन नंबर है। उसके लिए आज हमारी जो टेलीफोन लाइन्स हमने खोल दी अपने श्रोता के साथ सीधा संपर्क साधने के लिए, वो है 23421081। इससे पहले आप दिल्ली का STD कोड 011 लगाना बिल्कुल भी ना भूलिए। और स्टूडियो में बैठे हुए डॉक्टर राउफ अहमद परे आपके सवालों का इंतजार कर रहे हैं ताकि आपको आपकी जो समस्याएं हैं उनसे निजात दिला पाए। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि जो आज का हमारा विषय है कृषि यंत्रों के रखरखाव के बारे में, इनका रखरखाव इस समय क्यों जरूरी है? हाँ, देखिए, जब हम कृषि की बात करते हैं, हमारे देश में जो कृषि है, मैकेनाइजेशन जो शुरू हो गया है। पहले हम बैलों से काम करते थे, आहिस्ता आहिस्ता जो हाथ से मशीनें चल आ रहे हैं, उसके बाद हम चले गए कि इंजन ऑपरेटेड, और आखिर में पहुंच गए हम कि ट्रैक्टर से हम मशीन चलाते हैं। तो जब हम देखते हैं इन मशीन का, इसमें जो हमारे किसानों का बहुत ज़्यादा जो कॉस्ट आ जाता है वो मशीनीकरण से आता है, क्योंकि उससे वो लाभ भी उठा पाते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि यही जो मशीनें हैं एक वक्त में हम खेत पे इस्तेमाल करते हैं और कुछ टाइम के लिए हमको उनके घर के में स्टोर करना पड़ता है, चाहे वो ट्रैक्टर हो चाहे वो मशीनरी हो। तो जो इसकी एक लाइफ होती है कि हमको इसको 10 साल अगर चलाएंगे तो तभी इसकी इकोनॉमिक सही रहेगी। लेकिन हमारे किसान भाई अक्सर क्या करते हैं, जैसे हमारा ट्रैक्टर है, अगर हम देखेंगे देश में जो ट्रैक्टर है एवरेज में 300 घंटे चलता है। लेकिन अगर आप बाहरी वाले देशों में देखेंगे वहाँ वही ट्रैक्टर 1000 घंटे 800 घंटे चलता है और 10 साल तक उसको साल में। तो अगर हम ऐसे देखेंगे कि 10 साल तक अगर हम हर साल 1000 घंटे चलाएंगे तो तभी वो सही रहता है हमको ट्रैक्टर खरीदना, वो उसकी इकोनॉमिक्स बैठ जाती है। लेकिन जब हम अपने देश में बात करते हैं कि हमारे किसान भाई उसको 250 घंटे 300 घंटे चलाते हैं और उसके बाद जब उसको घर लेके आते हैं वहां पे ओपन में छोड़ देते हैं, तो उससे क्या होता है, जो उसकी लाइफ होती है 10 साल वो भी 5 साल ही हो जाती है, 6 साल हो जाती है। और जो गाड़ी है, हाँ, और जो रिपेयर और मेंटेनेंस का कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। जल्दी जल्दी कोई चीज खराब होता है। जैसे आप सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, हमारे ट्रैक्टर में बैटरी होती है। अब हमारे किसान भाई क्या करते हैं, ट्रैक्टर खेत पे इस्तेमाल करके घर ले आते हैं और बाहर ट्रैक्टर को ऐसे ही छोड़ देते हैं। वो ट्रैक्टर 8 लाख का 9 लाख का हमारे किसान भाई ने खरीदा है। उसके साइड में देखेंगे 1.5 लाख की 2 लाख की बाइक है, वो बिल्कुल कवर्ड है, लेकिन 8 लाख 9 लाख का ट्रैक्टर ओपन में है। तो जो ही बारिश हो जाती है उसकी बैटरी के टर्मिनल्स खराब हो जाते हैं और किसान को
उसका कॉस्ट बेयर करना पड़ता है। तो इसी तरह बहुत सारे यंत्रों में भी ऐसा होता है कि जंग लग जाता है। जब हम ओपन रख देते हैं बारिश के मौसम में या धूप में रख देते हैं, उससे भी उनका जो कवर है, मटेरियल है, खराब हो जाता है। और ये हमारी परेशानी का कारण तब बनते हैं जब हम इन्हें इस्तेमाल के लिए तुरंत निकालते हैं। अगर हम पहले से देखभाल रखेंगे तो उस समय पे हमें आसानी ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा को जो कृषि है ये टाइमली ऑपरेटेड है। मतलब अगर हमारे किसान भाई को आज बुआई करनी है तो आज ही उस मशीन की जरूरत पड़ेगी। ये नहीं है कि 2 दिन बाद 3 दिन बाद। उससे क्या होता है कि जो भी हमारे कृषि है इसमें अगर हम टाइमली ऑपरेशन करते हैं तो इसका जो आउटपुट है वो भी बढ़ जाता है। तो ये सही बात है कि जब हम मशीन का इस्तेमाल करें उस टाइम वो अवेलेबल ना हो, उससे और भी कॉस्ट बेयर करना पड़ता है। यानी खराब होगी तो खर्चा भी आएगा और काम का भी खर्चा होगा। काम का खर्चा होगा, खर्चा आ जाएगा, वो काम 3 दिन बाद होगा और पता चला 3 दिन बाद जो खेत में नमी है वो कुछ और हो गई। बिल्कुल, कृषि में तो इस तरह समय का खर्चा होना, काम का खर्चा होना बहुत ही मतलब प्रभावित करता है उत्पादन को। बिल्कुल, कि कृषि में जो टाइमली कंडीशन रहती है खेत की वो चेंज होती रहती है। अगर आज बारिश हो गई और हमारे किसान भाई चाहते हैं कि 3 दिनों बाद मेरा खेत रेडी होगा किसी क्रॉप को सो करने के लिए, बुआई के लिए, और 3 दिन बाद जब वो चले जाते हैं कि मुझे इस मशीन को निकालना है घर से और पता चला कि वही मशीन नहीं चल रही है, अब क्या हो गया, अब डिले हो गया, 1 दिन 2 दिन कॉस्ट हो गया। 2 दिन बाद देखा कि खेत में तो वो नमी है ही नहीं और पानी कहाँ से लाएं। ऐसी समस्या आ जाती है किसानों को। इसीलिए रखरखाव जरूरी है, टाइमली किसी भी मशीन को देखना और उसको मेंटेन करना। और डॉक्टर साहब, ये सुरक्षा के लिहाज से भी अगर हम देखें तो वो भी बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। बिल्कुल, देखिए जो भी हमारे जो मशीनीकरण है इसमें हम देखते हैं बहुत सारे मशीनें ऐसे हैं जिनमें शाफ्ट रहते हैं, नोकीले ब्लेड रहते हैं। जैसे आप सिंपल देखिए, आप देखेंगे देश में लगभग गाँव में आप देखेंगे हर घर में एक चारा काटने की मशीन है। अगर आप उसके ब्लेड देखेंगे बहुत तेज है। अब उसी को हम ऐसे ही घर के बाहर छोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि घर के बच्चे उसकी ओर अपने आप को टांग लेते हैं, कभी क्या होता है कि हाथ कट जाता है। तो ऐसी चीज़ों में उनको भी मेंटेन करना ज़रूरी है मशीन, सेफ्टी के लिहाज से भी। ये सिर्फ इस लिहाज से नहीं है कि हमको उस पर खेत पे इस्तेमाल करना है तो उस टाइम वो सही रहे, सेफ्टी के लिहाज से भी हमको देखना है कि इससे किसी को नुकसान ना हो। इसका जो नोकीले पार्ट है वो सही से कवर है, इसका जो रोटरी पार्ट है वो सही से कवर है। हमने जो मशीन है वो हमारी जगह पे जो प्लेन है उस पे रखा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक साइड टर्न ले ले। तो ऐसी चीजों को हमको देखना पड़ता है सेफ्टी के लिहाज से। अब सवाल ये आता है कि इन मशीनों को अलग अलग तरह की हैं, स्प्रेयर मशीन है या आपका जुताई की मशीन है, थ्रेसिंग की मशीन है, इस मौसम में इस्तेमाल उनका नहीं हो रहा है, इनके रख रखाव के लिए क्या क्या तरीके अपनाएं? देखिए, आप देखते हैं कि जो ये मशीनें हैं ऑपरेशन के हिसाब से वेरी होती है। पहले जब हम खेत को तैयार करने के लिए कोई मशीन इस्तेमाल करते, पुलो इस्तेमाल करते हैं, हैरो इस्तेमाल करते हैं या रोटावेटर इस्तेमाल कर देते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि जैसे रोटावेटर को आप ले लीजिए, उसके जो ब्लेड्स है उसमें जंग लगने का चांस रहता है, उसमें जो शाफ्ट है वो सही से कवर होना चाहिए। अभी बहुत यूज किया होगा किसानों ने धान, हाँ अभी धान के टाइम में किसानों ने बहुत यूज किया होगा, तो उसके जो ब्लेड्स है उनको मिट्टी निकालना पड़ेगा, उसको सही से साफ करना पड़ेगा, और अगर कहीं पे ग्रीस करने की जरूरत है वहां पे ऑयलिंग करने की जरूरत है, ताकि नेक्स्ट सीजन में आप उसको सही उसी तरीके से इस्तेमाल कर पाओ जिस तरीके से आपने इस सीजन में किया। तो डॉक्टर साहब, क्या ईंधन की दक्षता पर भी असर पड़ता है कि अगर हमारा कोई भी औजार अगर ठीक नहीं है, जैसे ट्रैक्टर है और बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं या बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी भी तरीके का जो ईंधन लगता है, तो उसकी दक्षता पर भी असर पड़ता है? बिल्कुल, आप अगर ये तो बात हो गई कि अगर कोई मशीन सही से नहीं चल रही। मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रैक्टर में सिर्फ अगर हवा सही से ना हो टायर्स में, उससे भी फ्यूल कंजप्शन पे इफेक्ट आता है कि एक खपत कितनी है डीजल की, उस पर भी इफेक्ट आता है अगर हवा टायर्स में सही से नहीं है। रही बात अब कोई हम मशीन है वो सही से हमने मेंटेन नहीं किया है, उसमें भी हमको देखेंगे कि ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादा पावर की ज़रूरत का मतलब है कि हमको ज़्यादा लोड ज़्यादा लेने लगती है मशीनरी। तो एक श्रोता लाइन पे आ गए हैं, देख लेते हैं क्या सवाल है इनका। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? स्वागत है आपका। गाड़ी जो रहती है टीने के नीचे, उसके सुआ से नीचे वो बैटरी के उससे एक बात, एक मिनट सुनिए, पहले तो आप ये अपना रेडियो बंद कर दीजिए, आपकी आवाज लौट के आ रही है वापस। आप टेलीफोन से ही बात करें। हमारे टीन जैसे गांव घर में टीन होते ना,
ऊपर से टीन रख देते हैं, उसको सुबह से पानी टपक टपक के वो जंग लग जाता है। बैटरी में आमने सामने कोई सा नहीं। हाँ, सवाल क्या है आपका? उसको कैसे क्या कवर किया जाएगा? बिल्कुल, हम जो बात अभी कर रहे थे हमारे इनका सवाल भी ये है कि जो हम बता रहे हैं कि ट्रैक्टर में जो सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि बैटरी के टर्मिनल्स ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, हमारी यही रहेगी कि बारिश के मौसम में बैटरी को निकाल के रखिए। आप उसको घर के अंदर से रख सकते हैं, टर्मिनल उसको उससे डिस्कनेक्ट कीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा, अगर आप टर्मिनल उस पर लगा के रखेंगे, बारिश हो गई तो वहाँ पर भी जंग लग जाएगा। तो इसलिए अच्छा है कि जो इनका सवाल था कि और खुद ही बता रहे हैं कि बारिश का पानी ऊपर से टपक रहा है, तो वो तो हमको देखे देखे हो रहा है कि हाँ ये तो खराब होना ही होना है। तो इसलिए बैटरी को निकाल के रखिए जब आपको जरूरत, और उसको घर के हाँ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और चार्जिंग पैड लगा के रखिए, बीच में उसको इस्तेमाल कीजिए। ऐसे कंटिन्यू उसका साइकिल बढ़ता रहेगा, यूज साइकिल जी। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है। और एक श्रोता और लाइन पर आ गए हैं, उनका भी सवाल सुनते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। एक मन में जिज्ञासा ये आई आपकी बातचीत सुन के कि जो किसान इतने महंगे महंगे जो अपने ट्रैक्टर और दूसरे औजार अपने जो होते हैं खेती के लिए, इनके जो मैकेनिक होते हैं, जब जरूरत पड़ती है मैकेनिक इतने आसानी से मिल पाते हैं? कंपनियां अरेंज करके रखती हैं, क्योंकि ऐसे समय में प्राइवेट मैकेनिक जो रेट सर्विस चार्ज का होता है वो ज्यादा चार्ज करता है। ऐसे में क्या इसका कुछ कंपनियां हेल्प करती हैं? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि सरकार की ओर से क्या नीति है कि जो भी मशीनी है उनका टेस्ट होता है। सरकार ने लगभग देश के हर स्टेट में टेस्टिंग सेंटर्स रखे हैं जहां पर मशीनों का टेस्ट होता है। तो सबसे पहले ज़रूरी है जब भी कोई मशीन खरीदें उसका टेस्ट रिपोर्ट आप देखें, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको ये पता चलेगा कि जो भी मशीन है ये कितना सही से चल सकता है। उसके बाद बात चली कि जो आपको रिपेयर और मेंटेनेंस की है, तो इसलिए आपके लिए अच्छा है कि कोई ऐसा जो अननोन ब्रांड है वो ना ले तब तक जब तक आपको टेस्ट रिपोर्ट ना हो। जो नून ब्रांड्स है जिनका आप मशीन टेस्टेड है, जो टेस्ट रिपोर्ट आप चेक कर सकते हैं, उससे क्या होगा कि आपको रिपेयर और मेंटेनेंस फैसिलिटी मिलने में भी इजी होता है और बहुत कम रिपेयर एंड मेंटेनेंस आ सकता है। जी, हमारे किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी वो यंत्र खरीदते हैं कृषि से जुड़े हुए, तो उसको पहले एक बार बहुत अच्छी तरह से देखभाल लें कि कहाँ से कैसा कौन सा यंत्र खरीदना है। जो ज़रूरी है वही यंत्र खरीदें। बिल्कुल बिल्कुल, यही है कि और जहाँ पे भी आप जाएंगे आप पूछ सकते हैं कि टेस्ट रिपोर्ट है इसका कि नहीं। ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है।
इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा ऑयल पाम की पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है। साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है, ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है। सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम किसान की बात में। और कार्यक्रम किसान की बात में आज हम बातचीत कर रहे हैं कृषि यंत्रों का रखरखाव और सुरक्षा। इस विषय पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर राउफ अहमद परे। आप वैज्ञानिक हैं, कृषि अभियांत्रिकी संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। डॉक्टर परे, आपका फिर से स्वागत है। ब्रेक के बाद हम सब तो बात कर रहे हैं कि किस प्रकार रखरखाव करें, लेकिन आजकल कुछ नई टेक्निक आ गई हैं, जैसे कि ड्रोन का इस्तेमाल हमारे किसान भाई कर रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि उसके प्रयोग में क्या सावधानी रखें और साथ साथ उसके रखरखाव पे किन बातों का ध्यान दिया जाना चाहिए। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात छेड़ी जो है ड्रोन की, कि क्योंकि हमारे किसान भाई आजकल सरकार की ओर से भी बहुत जोर है ड्रोन पे, और हमारे किसान भाई भी जागरूक है उसको खेत में इस्तेमाल करने के लिए। इसीलिए चूंकि ड्रोन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम रिमोटली उसको ऑपरेट करते हैं, तो उसमें पहले से लेकर एंड तक हमको बहुत सारी सावधानियों का ख्याल रखना पड़ता है। इसलिए सरकार की ओर से सरकार ने भी एक कमेटी बनाई कि ताकि हमारे किसान भाई को पूरी इन्फॉर्मेशन मिले कि जब हम ड्रोन के ज़रिए छिड़काव करें तो पहले हम क्या करें छिड़काव को रेडी करने के लिए। उसके बाद जब छिड़काव ड्रोन से करना होगा हमको खेत पे, तो उस टाइम किन सावधानियों का ध्यान देना पड़ेगा, और उसके बाद जब हम उस खेत से निकल जाएं तब भी किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं पहले अपने किसान भाइयों को बताऊंगा कि आप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो SOPs है ड्रोन के लिए, वो सरकार की ओर से इशू हुई है। कभी भी ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे तो कम से कम उसको एक बार देख लीजिए। और जब हम देखते हैं कि जब हम ड्रोन में क्या है कि जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, खासकर मोटर होता है, रोटरी कंपोनेंट्स होते हैं, हमको ये देखना पड़ेगा कि वो रिलेबल है कि नहीं है। मतलब उसको एक बार हमको टेस्ट करना पड़ेगा बिना उसमें कोई स्प्रे चलाई हुई। उसके बाद जो भी हम स्प्रे तैयार करते हैं, चाहे वो टैंक हो या नोजल हो, उनको देखना पड़ेगा कहीं वो ब्लॉक तो नहीं है, जो टैंक है उसमें कोई क्रैक तो नहीं है। उसको हम थोड़ा ऊपर ज़मीन से नीचे छोड़ सकते ताकि देखें ये फट तो नहीं जाएगा। उसके बाद जब हम खेत पे उसको इस्तेमाल करेंगे, हमको देखना है कि हम पानी से कितना दूर, बिजली पोल से कितना दूर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं ऊपर लाइन तो नहीं है। इन बातों का ध्यान देना पड़ता है। उसके बाद जो हमने
कंटेनर्स पेस्टिसाइड के या केमिकल्स के यूज़ किए उनको लेके जाना है, सही वे में डिस्पोज ऑफ करना है। इसी तरह जिस जगह पे हमने छिड़काव किया वहाँ पे हमको 2 घंटे तक अवॉइड करना है वहाँ पे जाना। तो ये जनरल चीज़ें मैं बता रहा हूँ अपने किसान भाइयों के लिए, और भी डिटेल में है, पूरा वो देख सकते हैं। सरकार की ओर से डॉक्यूमेंट भी इशू है, और उसके साथ साथ सरकार की ओर से किस क्रॉप में कहाँ किस हाइट पे इस्तेमाल करना है, किस स्पीड पे चलाना है, वो भी इशू हुआ है। उसको हम बोलते हैं क्रॉप स्पेसिफिक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसमें हमने पहले 11 क्रॉप लिए थे, धान वगैरह है उसमें। और उसके साथ साथ जो हम केमिकल ड्रोन के साथ इस्तेमाल करते हैं, ये भी हमारे किसान भाइयों को देखना पड़ेगा कि वो अप्रूव्ड है कि नहीं है, कि ये ड्रोन से हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं है, क्योंकि सरकार की ओर से ड्रोन कंपैटिबल केमिकल्स का लिस्ट भी है जिसको हम ड्रोन के ज़रिए से इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब अपनी ओर पे कोई ऐसा स्टेप ना लें जिससे हमको जोखिम उठाना पड़े, पूरा साइंटिफिकली प्रूवन जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करें। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर है, आइए जुड़ लेते हैं उनसे और पूछते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान की बात में। अपना परिचय दीजिए और अपना सवाल कीजिए। मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से। जी राकेश जी, मेरा एक सवाल है, जैसे कि हमारे पहाड़ी क्षेत्र में बड़े ट्रैक्टर निकलते थे, क्या जो पश्चिम बंगाल में जो छोटे ट्रैक्टर है, क्या वो हम उसको पहाड़ी शिमला में या चला सकते हैं, और कितना प्राइस है, ये सवाल है मेरा। जी हाँ, जो हमारे इन्होंने सवाल किया है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो हमको मशीनीकरण में ओवरऑल में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनें, बड़े बड़े ट्रैक्टर है पहाड़ी इलाकों में, उनको चला नहीं सकते। आजकल बहुत सारी कंपनियां छोटे छोटे ट्रैक्टर 15 हार्स पावर 12 हार्स पावर के ट्रैक्टर आते हैं, जो इसी के लिए खास तौर पर जो हमारे जहाँ पे बागवानी और 4 ट्रैक्टर होते हैं छोटे। हाँ, ट्रैक्टर छोटे होते हैं, हालांकि 8 HP के भी, लेकिन ये है कि कुछ मशीन ने हम उससे नहीं चला पाते हैं। लेकिन ओवरऑल में हम देखेंगे 12 हार्स पावर 15 हार्स पावर के ट्रैक्टर जो है उसमें कम से कम हम छोटे रोटरी यूनिट भी चला पाते हैं। तो वैसे ट्रैक्टर्स जो हमारे ये एरियाज है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, जहाँ हिली टेरेन है, वहाँ पे वो इस्तेमाल कर सकते हैं। खास तौर पर जो वहाँ बागबानी होती है, एप्पल की खेती होती है या और भी किसी फल की खेती होती है, उसमें अच्छे से वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और रही बात जो इन्होंने कॉस्ट की बात की, देखिए कंपनी के हिसाब से कॉस्ट वेरी करता है वो, और हार्स पावर के हिसाब से, तो वो आप मार्केट में जिस कंपनी का आपको लेना हो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि क्या कीमत आ रही है। डॉक्टर साहब, अभी आपने इस कॉल से पहले बताया कि किस तरीके से आप ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्रोन के लिए क्या क्या सुरक्षा होनी चाहिए, तो उसमें एक बात निकल करके आती है कि प्रशिक्षण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या सिर्फ ड्रोन के लिए प्रशिक्षण ज़रूरी है, या बाकी जो यंत्र हम इस्तेमाल करते हैं कृषि के लिए, उनके लिए प्रशिक्षण ज़रूरी है, और वो कहाँ से मिलता है? देखिए, जब हम बात करते हैं कि जानकारी की, खासतौर पर सावधानियां रिलेटेड, हम जानते हैं कि कुछ चीज़ें किसान भाई खुद फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों की उनको जानकारी नहीं होती है, उस वजह से नुकसान उठाना पड़ता है। खासतौर पे जो नई चीज़ आती है, खासतौर पर जो नई आती है, और जो हमारी पुरानी चीज़ें, जैसे एक थ्रेशर है, आप देखेंगे गाँव में आमतौर पर सब जानते हैं, लेकिन वहीं पे आप देखेंगे वही थ्रेशर शाम के टाइम हम इस्तेमाल करते हैं, वही थ्रेशर पे 5-6 आदमी चढ़ जाते हैं। तो उन चीज़ों से क्या नुकसान होता है, कैसे उससे बचें, उनकी पूरी जानकारी हमारे जो संस्थान है, खासतौर पर जो KVKs है, उनमें मिलती है। और ड्रोन रिलेटेड भी सरकार की ओर से अप्रूव्ड सेंटर्स है, जहाँ पे ड्रोन चलाने से लेकर सेफ्टी तक पूरी जानकारी दी जाती है। और चूंकि हमारा मौका मिला है हमारे किसान भाई को, आगे हम देखेंगे कि हमारे किसान भाई अभी धान के लिए जब कटाई का टाइम आएगा या उसके बाद थ्रेशिंग का टाइम आएगा, तो आजकल क्या हो गया है, सबसे ख़ास बात कि हमारे जो ऑपरेटर्स होते हैं या किसान भाई रहते हैं, फ़ोन कॉल्स की वजह से बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं अपने किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि जब भी आप मशीन का इस्तेमाल करें, कम से कम उस टाइम फ़ोन को अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, रोटरी पार्ट चल रहा है, तो हमारे किसान भाई क्या करते हैं, यहाँ पे फ़ोन पे लगे और उधर से कपड़ा फंस जाता है। या कभी कभी ऐसा होता है कि कोई शार्प ब्लेड्स है, शार्प एजेस है, वैसी कोई मशीन है जैसे चैफ कटर है,
तो किसान भाई बात करते फ़ोन पे और उधर से कोई बच्चा आके ना उससे नुकसान उठा देता है। तो रही बात ड्रोन की और बाकी प्रशिक्षण की, तो हमारे किसान भाइयों को जो हमारे टेस्टिंग सेंटर्स है वहाँ पे भी ट्रेनिंग मिलता है। हमारे देश में जो फार्मेसी टेस्टिंग सेंटर्स है, हिसार में है, बुदरी में है, वहाँ पे भी किसान भाइयों को मशीन ऑपरेशन की जो जानकारी वो दी जाती है KVKs के ज़रिए। लेकिन सबसे ज़रूरी है हमारे किसान भाई नज़दीकी KVK से जुड़े, क्योंकि वहाँ पे जो जानकारी मिलेगी वहाँ ये भी मिलेगा कि यहाँ पे जो जानकारी है वो ऐसी जानकारी है और उसके आगे जो आपको जानकारी लेनी वो कहाँ से ले सकते हैं। जी। अभी जैसे कि बरसात का मौसम है, इस समय किसानों ने अपने जितने यंत्र हैं उनको रखा है, रख रखाव करते हुए रखा है, लेकिन ठीक से रख रखाव कैसे करें, क्या इस मौसम में ध्यान रखने की जरूरत है? देखिए, सबसे मिनिमम जो हमारे किसान भाई कर सकते हैं कि एक तो जिस मशीन को भी रखें वो देखिए कि वो लैंड अंडुलेटिंग तो नहीं है, मतलब वो प्लेन होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। हाँ, और उसको सपोर्ट देते हैं, नीचे कोई ईंट रख के या कोई लकड़ी का फट्टा रख के उसको सही से बैलेंस कर दे। उसके साथ जो हमारे किसान भाई क्या कर सकते हैं, कम से कम कुछ नहीं तो पॉलीथीन का शीट तो उसके ऊपर कवर कर दीजिए और उसको सही से रख दे ताकि वो हवा की वजह से उड़ ना जाए। तो जैसे कभी आंधी आ जाती है तो उसको सही से उसको बांध दें, कम से कम मिनिमम तो कवर कर दें। और तीसरी बात ये है कि जो उसके कंपोनेंट्स है जैसे बैटरी वगैरह उसको निकाल के रखें। और चौथी बात यह है कि जो उसके रोटरी पार्ट्स है या शार्प एज्ड पार्ट्स है उसको कवर करें सही से जी। और शायद ऑयलिंग अगर किसी में जरूरत पड़े तो वो भी उसको सही से, हाँ, ग्रीजिंग पॉइंट जो है उसको ल्यूब्रिकेटिंग पॉइंट्स है उसको सही से करके रखें ताकि आगे आप उसको सही से इस्तेमाल कर पाएँ। तो डॉक्टर साहब, ये जानकारी जो आप दे रहे हैं कि कृषि संयंत्रों की किस तरीके से देखभाल करें और इस समय जो देखभाल करनी चाहिए वो भी आपने बताया, लेकिन अंतिम संदेश आप हमारे सुनने वाले श्रोताओं को क्या देना चाहेंगे? अंतिम संदेश मैं अपने किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि जितना ज़रूरी है एक मशीन को खेत पे चलाने की, उतना ही ज़रूरी है उस मशीन को सही से रखने की, ताकि जो आपकी आमदनी है वो सही से हो जाए। नहीं तो क्या हो जाएगा, वही मशीन जो 7 साल चलनी है वो 3 साल भी नहीं चलेगा। तो आप उसका लाभ खेत में जो लेते हैं उसका नुकसान आप उसको जो लाइफ है वो कम करके उठा देते हैं। तो जो आपका नेट इनकम है वो सही से मेंटेन नहीं होता, यानी कि आपकी जो लागत है वो बढ़ जाती है, रख रखाव है ज़्यादा बढ़ जाता है और आपको तनाव होता है वो अलग कि आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो यानी कि कृषि यंत्रों का रख रखाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज के इस कार्यक्रम में हमने यही बातचीत की और यही जाना कि किस किस तरीके से आप कौन कौन से यंत्रों की देखभाल कर सकते हैं और अगर प्रशिक्षण की ज़रूरत है तो कहाँ से आप उनके लिए प्रशिक्षण ले सकते हैं। तो आज का हमारे ये कार्यक्रम बड़ा ही लाभदायक रहा हमारे श्रोताओं के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी श्रोता मित्र हैं वो आज के इस कार्यक्रम से बहुत कुछ सीखेंगे, समझेंगे और उपयोग में लाकर अपने लिए लाभदायक बनाएंगे इसको। तो डॉक्टर, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे श्रोताओं को इतनी सरल भाषा में, इतने सहज भाव से इतनी सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे डॉक्टर राउफ अहमद परे जो हमारे साथ जुड़े वैज्ञानिक हैं, कृषि अभियांत्रिकी संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से। आज हमने इनसे बातचीत की कृषि यंत्रों का रखरखाव और सुरक्षा विषय पर। ढेर सारे विषय लेकर हम अलग अलग दिन आप सभी के साथ जुड़ते हैं अलग अलग कार्यक्रमों में। तो आपसे यही उम्मीद है कि आप हमारे साथ जुड़े रहें और कार्यक्रम संबंधी यदि कोई भी विचार है, कोई भी सुझाव अगर आप हमसे साझा करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है kkbongold@gmail.com। और इसी के साथ अपने दोस्तों से हम इजाजत लेते हैं। आप सभी को नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शिवनंदन लाल। इस कार्यक्रम की प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।